प्रिय विद्यार्थियों, हम डेविस के अपर्दन चक्र को देख रहे हैं। इस डेविस के अपर्दन चक्र के अंतर्गत हमने डेविस के सिद्धांत की जो मूलभूत मान्यताएं थी और डेविस के जो ट्रायो है संरचना, प्रक्रम और अवस्था को हमने विस्तार पूर्वक देखा था। तो अभी इसके अंदर में जो हम डेविस के अपर्दन चक्र को हम अपर्दन उसका जो ग्राफ दे रखा है उसको हम देखेंगे। तो डेविस ने सबसे पहले भौगोलिक चक्र को ग्राफ आरेख द्वारा समझाने का प्रयास किया। उन्होंने ग्राफ के दो वक्र बताए, ऊपरी वक्र और निचला वक्र। यह विद्यार्थियों बता दें कि इन दोनों वक्र का बहुत व्यापक महत्व है। ग्राफ जैसे कि आपको इस डायग्राम से दिख रहा है कि ग्राफ एक्स वाई नाम की एक लंबवत रेखा के सहारे स्थलखंड की कुल ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है तथा वाई जेड रेखा को क्षैतिज रेखा है अपर्दन की कुल अवधि या समय अवस्था को बताता है। तो नदी को प्रक्रम मानकर अपर्दन चक्र को 3 भागों में विभक्त किया गया। वाई जेड रेखा को ही अपर्दन का आधार तल या बेस लेवल माना गया। इन दो ऊपरी तथा निचले वक्र द्वारा क्रमशः धरातल का उच्चतम तथा निचले वक्र जो है वो निम्नतम भूभागों को प्रकट करता है। यह ऊपरी वक्र पहाड़ियों की चोटियों या जल विभाजक के शीशों को बताता है, जबकि निचला वक्र सागर तली से न्यूनतम उच्चावच या नदी घाटी के तल को बताता है। यानी कि जो पर्वत शिखर है उसके नीचे जो घाटी है वो आपकी इसका लोअर वक्र है। ऊपरी भाग है यानी कि शिखर है पर्वत का, वो उसका ऊपरी वक्र को इंगित कर रहा है। उसी पर्वत के शिखर का निचला भाग जो घाटी है वो उसके निचले वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो एसी सागर तल से अधिकतम निरपेक्ष उच्चावच को, जैसे कि चित्र में आपको दिख रहा है, एसी से लेकर ए बिंदु से लेकर जो ऊपरी वक्र से लेकर उसका जो नीचे का बिंदु है जहाँ से स्तंभ है वो उसके अधिकतम निरपेक्ष उच्चावच को बताता है। जबकि बीसी रेखा आप देख रहे हैं, आपको आरंभिक सापेक्षिक उच्चावच को प्रदर्शित कर रही है। जबकि बीसी रेखा मतलब आरंभिक सापेक्षिक उच्चावच को प्रदर्शित कर रही है। ईएफ रेखा के द्वारा, ईएफ रेखा जैसे कि आपको ग्राफ में दिख रहा है, सापेक्षिक उच्चावच को बताती है। और सी बिंदु के बाद जो सी बिंदु है देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है, सी बिंदु के बाद स्थल खंड का उत्थान लगभग समाप्त हो, यानी कि उसका सी जो बिंदु है वो अधिकतम ऊंचाई का बिंदु है और इस बिंदु पर आरंभिक अवस्था समाप्त हो जाती है। यानी कि जो तैयारी की अवस्था है, डेविस ने तैयारी की अवस्था को अपर्दन चक्र का भाग नहीं मानकर उससे पहले की अवस्था को उसने आरंभिक अवस्था का नाम दिया था। इसके बाद अपर्दन चक्र डेविस के अनुसार आरंभ होता है। यानी कि डेविस ने माना कि अपर्दन चक्र जब भी आरंभ होता है जब पूरा स्थलखंड का उत्थान हो जाता है, इसलिए उन्होंने आरंभिक अवस्था का नाम दिया या तैयारी की अवस्था का नाम दिया। इसके बाद जो अपर्दन चक्र आता है, जो डेविस ने माना 3 चक्र अवस्थाओं से गुजरता है, जो युवा, प्रौढ़ा और वृद्धावस्था कहलाती है। डेविस ने ग्राफ के आरंभिक भाग यानी कि स्थलखंड के उत्थान को अपने चक्र में सम्मिलित नहीं किया था तथा ग्राफ के शेष 3 भाग युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से चक्र को गुजरना माना। अब इसके अंतर्गत में अब इस अपर्दन चक्र के जो यद्यपि हम इसको युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था को देख चुके हैं, परंतु स्थलखंड पे ये कैसे कार्य कर रहा है इसको हम इसमें देखेंगे ग्राफ के द्वारा। युवावस्था में ए से लेकर सी बिंदु तक के पहले वाले भाग में वाई बिंदु से
स्थलखंड का उत्थान आरंभ होकर C बिंदु तक पहुंचता है, यानी कि अधिकतम ऊंचाई तक बिंदु तक पहुंचता है। उत्थान की प्रक्रिया समाप्ति के बाद अपर्दन आरंभ होता है और आरंभ में छोटी अनुवर्ती धाराएं, जो यानी कि ढाल के अनुरूप छोटी छोटी धाराएं बहती हैं और उन धाराओं के द्वारा अपर्दन प्रभावित यद्यपि ज़्यादा नहीं होता, परंतु इन छोटी धाराओं द्वारा शीर्षवर्ती यानी हेडवर्ड इरोजन यानी उद्गम की ओर अपर्दन करने से घाटी का विकास होता है, यानी कि घाटी की लंबाई क्रमशः और गहराई दोनों बढ़ती है। उसकी लंबाई में वृद्धि होती है और उसकी गहराई में भी वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया सरिता दीर्घीकरण कहलाती है, स्ट्रीम लेंथनिंग कहलाती है। इसके बाद तेज ढाल के कारण नदी का प्रवाह रहता है, जिससे विशाल शिलाखंडों का प्रवाह होता है। नदी घाटियाँ लंबवत अपर्दन के द्वारा गहरा करती जाती हैं और यह प्रक्रिया वैली डीपनिंग कहलाती है, यानी घाटी का गहरा होना कहलाती है। इस प्रकार जल गतिक्रिया, तली का अपघर्षण, जल गर्तिका द्वारा छेदन, गोलीकरण, अपक्षय के सहयोग से नदी घाटी अत्यंत सकड़ी व गहरी हो जाती है और इनके किनारे खड़े व उत्तल होते हैं। ग्राफ के संदर्भ में घाटी के गहरे होने के कारण से निचला वक्र तेजी से घटता जाता है और घाटियों की तली गहरी होती जाती है। इस प्रकार ऊपरी वक्र का अपर्दन आरंभ नहीं होने के कारण से पर्वत चोटियाँ स्थिर रहती है, यानी अपनी ऊंचाई पर रहती हैं। इस प्रकार सापेक्षिक उच्चावच में लगातार वृद्धि होती जाती है, यानी कि जो घाटी की गहराई हो रही है और जो ऊपरी वक्र यानी चोटी पर कोई कटाई नहीं है, तो इसका मतलब है कि लगातार सापेक्षिक उच्चावच में वृद्धि हो रही है। युवा अवस्था की अपेक्षाकृत यद्यपि छोटी होती है, परंतु युवा अवस्था में भू आकृतियों की निम्न विशेषताएं इस प्रकार से होती हैं। एक तो शीर्ष सपाट अतः क्षैतिज आधार लगभग समान अंतर होते हैं, क्योंकि अपर्दन से अप्रभावित रहते हैं और निरपेक्ष ऊंचाई कम नहीं होती है। निचला वक्र नदी के तीव्र लंबवत अपर्दन के कारण शीघ्रता से अवतलित होता है, ऑब्वियस है। उसके बाद में नदी तल या घाटी के गहरा होते जाने के कारण से और शीर्ष भाग के अपर्दन रहित रहने के कारणों से सापेक्ष उच्चावच में वृद्धि होती है। नदी की लंबवत परिच्छेदिका नदी घाटी, शिप्रिका तथा प्रपात के कारणों से परिपूर्ण रहती है। नदियों के किनारे लगभग खड़े दिखाई देते हैं, जिससे वी आकार गॉर्ज और कैनियन का निर्माण होता है। दूसरी अवस्था जो है वो है आपकी प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में नदी की सर्वाधिक लंबाई होती है। इसी अवस्था के अंतर्गत अपर्दन चक्र में प्रौढ़ता दिखाई देती है। इसमें पार्श्ववर्ती यानी लेटरल इरोजन आरंभ हो जाता है, तो नदी की जो घाटी की चौड़ाई है वो बढ़ने लगती है, जिससे घाटी का चौड़ा होना, जिसे वैली वाइडनिंग कहते हैं। इसमें नदी तल की प्रवणता, प्रवाह वेग तथा भार वहन क्षमता तीनों में आश्र होने से अधिकतम ऊंचाई व उच्चावच में कमी आने लगती है और नदी की प्रवणता का क्रमिक स्वरूप आरंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप ऊपरी वक्र में तेजी से कमी आती है, निरपेक्ष व सापेक्षिक उच्चावच में तेजी से कमी आने लगती है। नदी के मंद जल मार्ग ढाल के कारण से प्रवाह वेग कम हो जाता है, जिससे परिवहन क्षमता भी कम हो जाती है, जिसके कारण से विसर्पण क्रिया और जमाव की प्रक्रिया होती है। तीसरी अवस्था जैसा कि विदित है कि वृद्धावस्था कहलाती है, ओल्ड स्टेज कहेंगे इसको हम। अल्प प्रवणता व गतिक ऊर्जा में तीव्र गति के कारण इस अवस्था में लंबवत अपर्दन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और किनारे वाले भागों में अपर्दन अधिक सक्रिय रहता है। नदी घाटी के अधिक चौड़ी हो जाने के कारण से जल धारा विसर्पण करती हुई बहती है। इसी कारण से ऊपरी वक्र में तेजी से गिरावट आने लगती है, अर्थात निरपेक्ष उच्चावच तेजी से घट जाता है। निरपेक्ष तथा सापेक्ष उच्चावच दोनों न्यूनतम होते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चावचीय विषमता तेजी से समाप्त होने लगती है। स्थलखंड उच्चवचीय विषमता विहीन समप्राय मैदान में बदल जाता है।
संपूर्ण भूखंड मंद उच्चावच तथा धीमी और चौड़ा प्रवणता युक्त बाधाविहीन घाटी में धीमी गति का विसर्पण करती हुई नदियों से आच्छादन रहता है। कठोर चट्टानों से युक्त एकांकी पहाड़ी के रूप में मोनोडोनाक हमारे को देखने को मिलते हैं।